गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि इसके पहले 2 क्लास आपका हो चुका है और उस दोनों क्लास में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि एनिमल सेल को जो हमको पढ़ना है वह 3 भागों में बांट के पढ़ना है। तो वह सब 3 भाग कौन था? तो पहला जो आपको पढ़ना था सेल मेम्ब्रेन, दूसरा भाग जो आता है वह पढ़ना था साइटोप्लाज्म, और तीसरा जो हमारा पार्ट है वह लास्ट पार्ट है, वह है केंद्रक, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। तो भाई आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ न्यूक्लियस। इंटरनल स्ट्रक्चर की चर्चा आज जो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो फिगर है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वह मॉर्फोलॉजी ऑफ न्यूक्लियस होगा। मतलब बाहर से न्यूक्लियस जो है उसके विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्लास और आपको लगेगा इसमें। ठीक है, तो भाई हम आज चर्चा करने क्या जा रहे हैं? तो न्यूक्लियस की चर्चा करने जा रहे हैं। और किसका न्यूक्लियस का चर्चा करने जा रहे हैं? तो एनिमल का न्यूक्लियस की चर्चा करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कोशिका द्रव्य, देखो भाई इसके पहले आपको बताया था कि इसके बाद वाला जो पोर्शन होता है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं साइटोप्लाज्म में। तो कोशिका द्रव्य के बीच एक बड़ा सा गोल गाढ़ा संरचना पाई जाती है। यह क्या है? गोल है, गाढ़ा है, ये एक प्रकार का संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। समझ में आ गया कि न्यूक्लियस किसे कहते हैं? यह साइटोप्लाज्म में गोल गाढ़ा और क्या है, गाढ़ा संरचना पाई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। यह क्या होता है? सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका खोज सर्वप्रथम 1839 ईस्वी में कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। क्या कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे, जो बायोलॉजी के वैज्ञानिक थे। उन्होंने सर्वप्रथम जंतु कोशिका में ये जंतुओं में 1839 ईस्वी में कोशिका को देखा और इसका नाम कहा केंद्रक है। ये क्या कहा? केंद्रक है। अब भाई केंद्रक तो आप देख रहे हो कि ये केंद्रक है। ये केंद्रक जो है ये कुछ ऐसे स्तनधारी जंतु होते हैं। हम लोग क्या हैं? स्तनधारी हैं। स्तनधारी का मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, अपने स्तन से दूध पिलाता है, तो वो सब क्या है? स्तनधारी है। जो दूध नहीं पिलाता है उसको क्या कहेंगे? स्तनधारी नहीं कहेंगे। तो ये कहा कुछ ऐसे जंतु जो स्तनधारी होते हैं, उसके आरबीसी और पौधे के परिपक्व सीव ट्यूब होता है, उसमें यह नहीं पाया जाता है। पौधे के सीव ट्यूब और स्तनधारी जंतु जो होता है उसके आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स में ये केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखो भाई ये न्यूक्लियस जो है ये कैसा है? तो गोल है। ये दोहरी आवरण का बना होता है। ये डबल मेंबर है, मेम्ब्रेन का बना होता है। तो ये जो बाहरी वाला जो देख रहे हो, जो बाहर वाला जो आप घेरा देख रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हो? कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वहां तो हम लोग जो न्यूक्लियस का जो बाहर में पूरा ये सेल का जो बाहरी आवरण था, वहां पर हम लोग उसको कहते थे सेल मेम्ब्रेन, नहीं कहते थे? तो वहां सेल मेम्ब्रेन की चर्चा किया था। लेकिन यहाँ सबसे बाहर वाला जो लेयर है ये क्या है? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना? ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और कैसा है? तो दोहरी आवरण का है। कैसा है? दोहरी आवरण का। देखो एक आवरण, 2 आवरण, अपर लेयर और इनर लेयर है। दोहरी परत की एक झिल्ली रहती है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें अनेक
केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर केंद्रक छिद्र है। क्या है? केंद्रक छिद्र है। तो ये केंद्रक छिद्र का ये सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है? सेमी परमिएबल होता है। ये न्यूक्लियस के उपयोगी पदार्थ को ये अंदर जाने देता है और अनुपयोगी पदार्थ को रोकने का काम करता है ना। ये क्या करता है? कोशिका द्रव्य में जो है ये पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला ये गोल संरचना है। इसका जो है इसमें क्या रहता है, ये पोर रहता है और ये सेमी परमिएबल रहता है। इसमें छोटा छोटा छिद्र रहता है जो 3 एंगस्ट्रम के लगभग रहता है। तो ये क्या करता है भाई, तो उपयोगी केंद्रक के उपयोगी पदार्थ को ये क्या करता है, जाने देता है और अनुपयोगी पदार्थ को क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। ये पदार्थों का आदान प्रदान करता है। प्रायः हर जीवित कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। हर जीवित कोशिका में कितना एक रहता है, एक केंद्रक पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कोशिकाओं में एक से ज्यादा केंद्रक भी आपको देखने को मिलेगा। जब आप आगे वाला क्लास, ऊपर वाला क्लास में जाओगे, जैसे इंटर, बीएससी, एमएससी में पढ़ने जाओगे, तो आपको ऐसे ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे। फिलहाल आपका सिलेबस जो है उसकी चर्चा करेंगे ताकि आपका हमको जो पूछा जाने वाला प्रश्न को तुम अच्छा से जवाब दे सको। तो कुछ ऐसे जीवित जंतु हैं जिसमें क्या होता है, एक से ज्यादा कोशिका भी पाया जाता है। जैसे अब भाई कहा जाता है कि कौन कौन पाया जाता है जिसमें ज्यादा कोशिका है, तो आप फफूंदिया है। फफूंदियों में की कोशिकाएं आपस में जुटकर बहुकेंद्रकीय बनाता है। रोटी आप बासी छोड़ दो, देखोगे 4-5 दिन में उजला क्या होता है, एक तरह का जाल टाइप का लगेगा। तो वो क्या है, फफूंद है। क्या है? फफूंद है। एक तरह का वो जीव है। क्या है? एक तरह का वो जीव है। तो उसमें देखोगे तो एक से ज्यादा आपको बहुकेंद्रीय आपका जीव है वो, ठीक है। उसमें एक से ज्यादा कोशिका पाया जाता है। जैसे सिनोसाइटिक में जुटकर बहुकेंद्रीय हो जाता है। वो क्या होता है, सिनोसाइटिक में जुटकर वो क्या होता है, बहुकेंद्रीय हो जाती है, जिसे सिनोसाइटिक कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिनोसाइटिक। कुछ कृमि है, कुछ आपको कृमि मतलब वो भी एक प्रकार का कीड़ा होता है जो जैसे पेट में हमारा क्या है, जोक है, तो वो क्या है, कृमि है नहीं। तो कुछ ऐसे कृमि होते हैं जिसके देह भित्ति सेल वाल को क्या कहते हैं, देह भित्ति। तो सेल वाल में भी कोशिकाएं आपस में जुटकर बहुकेंद्रकीय हो जाता है। वहां भी बहुत सा ऐसा होता है। तो उसमें कुछ कृमि के आपका कृमि में देखने को मिलेगा। तो उसमें भी बहुकोशिकीय आपको मिलने हो जाता है, बहुकोशिकीय हो जाता है, जिसे हम सिनिशियल कहा जाता है। वो उसको हम क्या कहेंगे, सिनिशियल। उसको क्या कहेंगे, सिनिशियल। उसको क्या कहेंगे, जब एक से ज्यादा आपका केंद्रक पाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, सिनिशियल कहा जाता है। इसका उदाहरण आप ले सकते हो पैरामीशियम। उसका उदाहरण आप क्या दे सकते हो, पैरामीशियम में एक छोटा और एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। मतलब पैरामीशियम एक जंतु है जो यूनिसेलुलर है। उसके शरीर में कोशिका में क्या रहता है, एक से दो, एक बड़ा रहता है केंद्रक और एक छोटा केंद्रक रहता है। जबकि ओपेलिना ये क्या है, ये प्रकार का क्या है, ये भी जंतु है। जबकि लीना में छोटे छोटे आकार के 40 से 50, इसमें ओपेलिना एक जंतु है जिसमें 40 से 50, कितना भाई, तो 40 से 50 केंद्रक पाया जाता है। कितना, 40 से 50 केंद्रक पाया जाता है। अब भाई इसका कुछ हम लोग मॉर्फोलॉजिकल का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भाई एकाएकी करके अध्ययन करेंगे। तो पहला हम करेंगे भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहला लेयर हमारा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है भाई, यह केंद्रक का बाह्य आवरण है। ये देख रहे हो, बाहर का आवरण है। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो 2 डबल लेयर है, कैसा है, डबल लेयर है, एगो ये है, एगो ये है।
तो इकाई झिल्ली से निर्मित है। कैसा है? तो डबल लेयर का है। और क्या है? झिल्ली भी ये किसका बना होता है भाई? तो लाइपोप्रोटीन का बना होता है। किसका होता है? तो लाइपोप्रोटीन का बना होता है मेरे दोस्त। किसका बना रहता है? लाइपोप्रोटीन का बना होता है। और इसका 2 स्तर होता है, 2 लेयर होता है, लोड बनी होती है, जिस पर अनेक प्रकार के प्रोटीन जुटे रहते हैं। इसमें क्या रहता है? लाइपोप्रोटीन का बना रहता है। और प्रोटीन जो होता है ना, इस पर प्रोटीन, अनेक प्रकार के प्रोटीन भी इस पर जुटा रहता है। इस पर क्या रहता है? अनेक प्रकार का प्रोटीन। क्या रहता है? प्रोटीन भी इसमें जुटा रहता है। ये लाइपोप्रोटीन का तो बना होता है, और बहुत दूसरा प्रोटीन भी इसको क्या रहता है? इसमें जुटा रहता है। केंद्रक सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत बड़ी संख्या में गोल या अष्टकोणीय छिद्र पाया जाता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ना, इसमें गोल या अष्टगोलीय, मतलब जिस प्रकार का, इस प्रकार का। कैसा भाई? तो इस प्रकार का, देखो ऐसा, इस प्रकार का। इसमें कै गो भुजा है? 6 गो भुजा है। तो ये 6 भुजा वाला को षटकोणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? षटकोणीय कहते हैं। या ऐसे इसका छेद ऐसा भी हो सकता है, या फिर गोल हो सकता है। तो कहने का मतलब है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसमें षटकोणीय छिद्र पाया जाता है, जिसका आकार कितना रहता है भाई? तो इसका आकार 600 से लेके 700 एंगस्ट्रम रहता है। कितना रहता है? 600 से लेकर के 700 एंगस्ट्रम होता है। इन्हीं छिद्रों के द्वारा कोशिका द्रव्य, यही छेद के द्वारा कोशिका द्रव्य, मतलब सेल प्लाज्म, सॉरी, ये कोशिका द्रव्य को कहते हैं आपका साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान पड़ता है। इसके बाद वाला, पहले वाला भाग हम लोग साइटोप्लाज्म पढ़े थे ना, तो उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर में जो द्रव है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये दोनों का आदान प्रदान होते रहता है। क्या होता है? आदान प्रदान। कभी ये बाहर जाएगा, कभी वो अंदर आएगा, कभी वो अंदर आएगा, कभी ये बाहर जाएगा। तो ये दोनों साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो आदान प्रदान होते रहता है। तो इसका कितना बड़ा छेद है भाई? तो 600 से 700 एंगस्ट्रम। और ये जो छेद है वो कैसा है? वो गोल है। और कैसा है? तो षटकोणीय है, मतलब इस टाइप का छेद है। कैसा है? इस टाइप का छेद है। ठीक है। केंद्रक द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होगा? तो साइटोप्लाज्म का। और किसका होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म का। समझ में आ रहा है? अब भाई न्यूक्लियर, ये क्या होता है? आदान प्रदान होते रहता है। कोशिका विभाजन के समय में जब सेल डिवीजन होता है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो छिप जाता है। समझ में आया? कोशिका विभाजन कब होता है? जब डॉटर सेल्स जन्म लेता है। नहीं, माता में क्या होता है? माता के गर्भ में क्या रहता है? डॉटर पलते रहता है। तो जब उसका शुरुआत होता है तो उसमें क्या होता है? चूंकि शुरू में जब बनता है तो एक एज सेल रहता है, वो धीरे धीरे डिवाइड होकर के बड़ा होता है। वो 9 महीना में क्या होता है? वो बड़ा होता है, बहुत सारा सेल बन करके वो बेबी तैयार हो जाता है। तो शुरू में जो होता है तो उसमें क्या रहता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहता है? लुप्त हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ना बनता है, तो क्या करता है? वो लुप्त हो जाता है। लेकिन बाद में इनकी पुनः उत्पत्ति हो जाती है। जब बाद में क्या होता है? शुरू में जब होता है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनता है, लेकिन वो धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना होगा चालू। उसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनेल्स बनना चालू होता है। धीरे धीरे वो 1 कोशिका का था, फिर 2 कोशिका का हो जाएगा, फिर 3 कोशिका का हो जाएगा, फिर 4 कोशिका का हो जाएगा। वो धीरे धीरे 9 महीना में क्या रहता है? वो 2.5-3 kg का बच्चा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो इसमें ये, अब ये तो आप जान गया भाई कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के विषय में हम लोग जान गया। दूसरा पार्ट इसका आता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसके अंदर में एक द्रव है। क्या है? एक द्रव है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक के अंदर भरे जीव द्रव के हिस्से को केंद्रक द्रव कहते हैं। मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो द्रव पाया जाता है
उसको हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव। समझ में आ रहा है, बिल्कुल याद हो जाएगा। थोड़ा सा आप हमारा वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं। पेन और पेपर का उपयोग केवल करना है फिगर बनाने का। जब जिस बच्चे को फिगर अच्छा बना लेगा, उसको बायोलॉजी रटने की जरूरत नहीं है, केवल सुन करके तुम अच्छा कर सकते हो। तो मेरे दोस्त, हम अब बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो भाई इसकी संरचना कोशिका द्रव से भिन्न होती है। इसका जो संरचना बनावट जो होता है साइटोप्लाज्म से क्या होता है, वो भिन्न होता है, दोनों में अंतर रहता है। इसमें डीएनए और आरएनए, राइबोसोम बनाने वाली प्रोटीन और डीएनए एवं आरएनए बनाने वाले एंजाइम पाया जाता है। वहां डीएनए नहीं पाया जाता था, वहां आरएनए नहीं पाया जाता था, लेकिन यहां क्या होता है, वहां डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। इसी के कारण से माता पिता का गुण अपने पुत्र में चला जाता है, डीएनए के कारण। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो भाई यहां जो है हमको देखने को मिल रहा है डीएनए आरएनए। तो भाई यहां पर डीएनए आरएनए राइबोसोम बनाने वाले प्रोटीन और डीएनए एवं आरएनए बनाने वाले एंजाइम पाया जाता है। समझ में आ रहा है, एंजाइम पाया जाता है। और तथा काफी बड़ी मात्रा में न्यूक्लियोटाइड नामक जटिल अणु घुले रहते हैं। क्या रहता है घुला उसमें, न्यूक्लियोटाइड नामक जटिल कॉम्प्लेक्स अणु उसमें क्या रहता है, घुला रहता है, जिससे न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। समझ में आ गया। चलिए, साइटोप्लाज्म के बारे में आपको, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में आपको बता दिया कि ये कैसा है और किस नेचर का और किसका बना होता है, इसकी चर्चा मैंने कर दिया। चूंकि अभी मार्फोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बाहरी से हम लोग पढ़ा रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपको दिखा रहे हैं। अब हम इसमें के अंदर है, जिसको ये क्रोमोजोम है, इसको क्रोमैटिन कहा जाता है। तो यहाँ क्रोमोजोम लिखा गया है, इसको क्रोमैटिन कर दो तो अच्छा रहेगा, क्रोमैटिन। ठीक है, इसको हम लोग क्रोमोजोम भी कर सकते हैं, कोई किताब में क्रोमोजोम भी लिखता है। और यहाँ क्या है, क्रोमैटिन। अब इसमें भाई पढ़ेंगे क्रोमैटिन कैसा है। तो केंद्रक के अंदर गाढ़े रंग के थक्के नुमा और गुच्छे नुमा है। कैसा है, यह है गुच्छे नुमा, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का मिलेगा, ये गुच्छे नुमा है। कैसा है, गुच्छे नुमा और थक्का जैसा है, और धागे नुमा भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो रूप में क्रोमैटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। इसका क्या पाया जाता है न्यूक्लियस में, तो ये क्रोमैटिन जो है, ये केंद्रक के अंदर गाढ़े रंग के थक्के या गुच्छे के रूप में क्रोमैटिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो मुख्य रूप से डीएनए हिस्टोन प्रोटीन जिसको कहते हैं, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन थोड़ी मात्रा में अन्य प्रोटीन और आरएनए के मिश्रण से यह बना होता है। क्रोमैटिन कैसा बना होता है, तो डीएनए हिस्टोन एक प्रोटीन है। हिस्टोन क्या है, एक प्रोटीन है, तो थोड़ी मात्रा में, और क्या है भाई, अन्य प्रोटीन इसके साथ साथ आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के मिश्रण से ये क्या है, क्रोमैटिन बना होता है। समझ में आ रहा है, बना होता है। अधिकांश प्रोटिस्टा एक फाइलम है, जो क्लासिफिकेशन में इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। अगर आप नहीं क्लास में एब्सेंट रहे हैं, तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमिलिया जब पढ़ोगे तो उसमें चर्चा ये मैं किया हुआ हूं। तो प्रोटिस्टा एक प्रकार का फाइलम है, में क्रोमैटिन थक्के के समान ही होते हैं। प्रोटिस्टा जो होता है वो थक्के के समान ही होते हैं, लेकिन पौधे और प्राणियों में ये उलझे हुए धागे से निर्मित होते हैं। उलझे हुए क्या लग रहा है, धागे की तरह लग रहा है। क्या लग रहा है, धागे से ये निर्मित होते हैं, जिसे क्रोमैटिन फाइबर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर कहा जाता है। कोशिका विभाजन के समय ये धीरे धीरे छोटे और मोटे धागों में परिणत हो जाता है। ये अभी आपको थक्का की तरह लगता है, उलझा हुआ धागा की तरह लगता है, लेकिन जब इसका वृद्धि होता है, बढ़ने लगता है, तो ये कैसा स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और इसका धागा जो है स्पष्ट आपको दिखाई पड़ने लगेगा। और कैसा हो जाता है,
तो यह मोटे छोटे और मोटे धागों में परिणत हो जाते हैं, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम है ये खास करके मेल में पाया जाता है, और जब ये मेल आगे जाकर के सीमेन कहा जाता है, जो फीमेल के बॉडी में प्रवेश जब करता है और ओवम में जब ओवम से ये संपर्क होता है इसका, तो एक बेबी का जन्म लेता है। क्या होता है? एक जो आपको 10वां में पढ़ाया जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, ये हमारा वीडियो भी आपको डाला जा चुका है, तो उसको आप देख करके आप आराम से इसको समझ सकते हैं। तो अभी 9th क्लास में आपको नहीं है, वो 10वां में आपको पढ़ाना है, तो भाई 10वां का चर्चा भी नहीं करेंगे क्योंकि आपका परीक्षा बहुत नजदीक है। तो ये क्रोमोसोम क्या होता है? ये मेल का पार्ट है। क्या है? मेल का पार्ट है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहा जाता है। इसे देखने के लिए इसे देखने के लिए एसिटोकार्मिन जिम्सा या ओइसिन अभिरंजकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है? ये क्रोमोसोम जो है ना, इसको देखा जाता है कि जिंदा है कि मरा हुआ है। किसी को देखोगे कि बच्चा नहीं होता है, तो डॉक्टर सलाह देता है कि भाई आप अपना सीमेन को टेस्ट कराइए। क्या कराइए? सीमेन को टेस्ट कराइए, वो जिंदा है कि नहीं। तो ये लैब में देखा जाता है। तो उसके लिए आपको ये केमिकल है, कौन केमिकल है? तो एसिटोकार्मिन, और क्या है? जिम्सा से इसको अभिरंजक को उसमें डाला जाता है और माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो आपको इसको देखने में आपको मिल जाएगा। ये जो अभिरंजक है, क्या है? अभिरंजक है। ये अभिरंजकों के प्रयोग से इन धागों पर कुछ गाढ़े रंग जाने वाले हिस्से दिखाई पड़ते हैं। जो रंग डालते हो ना, तो क्योंकि कहीं कहीं वो रंग डिफर हो जाता है या फिर मोटा हो जाएगा, तो उसको पता चलेगा कि ये हेड है कि ये टेल है ना, तो या ट्रंक है। तो हमारा क्रोमोसोम कैसा रहता है? तो देखोगे क्रोमोसोम आपका इस प्रकार का रहता है। कैसा रहता है? इस प्रकार का क्रोमोसोम रहता है। और ओवम कैसा रहता है? आपका इस प्रकार का रहता है। ये महिलाएं में पाया जाता है। इसको हमको क्या कहते हैं? ओवरी से बनता है, जो आपको 10वां में पढ़ाएंगे, तो उसका आप वीडियो भी देख लीजिएगा। तो ये जो है ना, ये आपका जिंदा रहता है। ये क्या रहता है? ये क्रोमोसोम है। तो आपका जो अभिरंजक डालता है, तो ये 3 भाग में बटा रहता है। इसको कहते हैं हेड, इसको क्या कहते हैं? हेड, इसको कहते हैं ट्रंक, ठीक है, इसको कहते हैं टेल, ठीक है। तो ये किसी में मरा हुआ रहता है, जिसके कारण बच्चा नहीं होता उसको। समझ में आ गया? ये खास करके मेल में होता है। तो और फीमेल में जो होता है वो ओवम, उसको क्या कहते हैं? ओवम। उसका फिगर आपका क्या होगा? वो इस प्रकार का फिगर होता है, इस प्रकार का आपको फिगर रहता है। ये क्या होता है? ये जो मेल का जो रहता है ना, ये मेल का ये क्रोमोसोम है। तो ये होता क्या है कि आफ्टर पॉपुलेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब ये हैचिनेशन, ये जब होता है पॉपुलेशन में, तो ये क्या होता है? ये मादा वाला ओवम में जाके फिट हो जाता है। और फिर क्या होता है? वो 9 महीना तक वो उसको कौन जीवित कर, ये इसको भोजन देते रहता है। ये क्या होता है? उसको भोजन देते रहता है। मादा से ओवम उसको क्या करता है? वो भोजन देते रहता है, अंडाणु जिसको कहते हैं। वो भोजन देते रहा, फिर वो बच्चा क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, और 9 महीना के बाद एक हमको बेबी जन्म लेता है। समझ में आ गया? तो भाई ये जो होता है क्रोमोसोम होता है, वो कैसा रहता है? तो गाढ़ा रहता है, और इसको अभिरंजक के द्वारा आप देख सकते हो, प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, ठीक है। अब जो है ये जो है इनके बीच बीच में हल्के रंग जाने वाले भाग को इक्रोमैटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, सॉरी, इसको क्या कहते हैं? यूक्रोमैटिन कहा जाता है। इन्हीं हल्के भागों में खोल रहित डीएनए के हिस्से होते हैं। इसको आपको डीएनए पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो भाई इसमें एक खोल रहता है जिसमें डीएनए के हिस्से पाए जाते हैं, जिसे माता पिता का गुण रहता है, तो होते हैं, जिनकी अलग अलग लंबाई, अलग अलग आरएनए बनाकर अलग अलग प्रकार के प्रोटीन निर्माण, लक्षणों और गुणों को नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक ऐसे हिस्से को जीन कहा जाता है। कहता है ना, जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। माता का अगर रंग काला है तो बच्चा का भी रंग काला ही होगा,
माता अगर माता या पिता का अगर चाल जैसे चलते हैं तो अक्सरा बेटा या बेटी को भी वैसा गुण आ जाता है। ठीक है, ये क्यों आता है? तो ये हेरिडिटी ऑफ जेनेटिक्स के कारण आता है, डीएनए के कारण आता है। तो भाई ये जो है प्रत्येक गुण सूत्र में एक काफी गाढ़ा रंगाने वाले लेकिन पतला हिस्सा पाया जाता है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। इसमें आप क्रोमोसोम की जब चर्चा करेंगे तो इसकी पूरा चर्चा हम लोग कर लेंगे, जिसे सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। गुणसूत्रों के दोनों छोर को टीलोमियर कहा जाता है। देखो भाई, ये दो छोर रही, एक क्या है, हेड है, दूसरा टेल है। तो दोनों छोर जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं टीलोमियर कहा जाता है। अलग अलग गुणसूत्रों की अलग अलग संरचना होती है। और गुणसूत्र जो है सबका संरचना अलग अलग होता है, नहीं जैसे वो साइज पर डिपेंड करता है कैसा है, तो उसकी संरचना क्या होता है, अलग अलग होती है, जिसके कारण इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। अब मान लिया जाए बहुत सा ऐसा होता है, क्या होता है कि कोई अगर आदमी होता है जो किसी के साथ वैक्सीनेशन किया और उसको छोड़ दिया, अब वो भरण पोषण के लिए क्या डिमांड करता है कि हाँ तुम्हारा ये बच्चा है, अब वो कह रहा है नहीं नहीं मेरा बच्चा नहीं है, तो उसके लिए क्या करता है, कहता है डीएनए टेस्ट कराओ। वो केस कर देती है और उस पर केस कर करके और उसको ये साबित करना हो जाता है कि आपका ही बच्चा है, क्योंकि आपका क्रोमोसोम है उसमें। तो डॉक्टर उसको आपको साबित कर देगा और उस हालत में जज क्या करेगा, जज कहेगा कि नहीं इसको भरण पोषण तुम्हारा बेटा है या तुम्हारा बेटी है, इसको भी आपको भरण पोषण करना पड़ेगा। तो ऐसा नौबत कब आता है, जब विवाद हो जाता है, पति पत्नी में विवाद हो गया या दो पत्नी रखा उससे विवाद हो गया, उसको भरण पोषण करना नहीं चाहता है, तो डीएनए का टेस्ट होता है। ठीक है, तो भाई ये अधिकांश प्राणी और पौधों में प्रत्येक गुणसूत्र को की दो दो प्रतियां पाई जाती है, जिसमें एक उनके पिता से और एक उनकी माता से मिलती है। इस तरह गुणसूत्रों के कुल प्रकार अगणित हैप्लॉइड होती है। क्या होता है, हैप्लॉइड होती है, आधा माता से और आधा पिता से, उसको हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड कहा जाता है। और उनके जोड़े को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। उसके जोड़ों को क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। तो हैप्लॉइड में क्या रहता है, 22 क्रोमोसोम क्या रहता है, 22 रहता है मेल से, क्या रहता है मेल, और 22 रहता है फीमेल। ठीक है, अब ये क्या हुआ, हैप्लॉइड इसको कहते हैं। और यही मिल करके ये क्या होता है, यही मिल करके 44 हो जाता है। बहुत बच्चे में क्या होता है, 44 हो जाता है। तो ये आकर के क्या होता है, डिप्लॉइड इसको कहा जाता है। प्रत्येक प्रजाति में इनकी संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक प्रजाति में क्या होता है, इनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे एस्कैरिस में कितना क्रोमोसोम रहता है, 2। एस्कैरिस में कितना रहता है, 2। मच्छर में कितना रहता है, 6। ड्रोसोफिला में कितना रहता है, 8। प्याज में कितना होता है, 16। मक्का में कितना होता है, 20। धान में कितना होता है, 24। बिल्ली में कितना होता है, 38। बिल्ली में कितना होता है, 38। गेहूं में कितना होता है, 42। मनुष्य में कितना होता है, सॉरी यहाँ 22 नहीं है, सॉरी गलती हो गया, यहाँ 23 होता है। कितना होता है, 23, सॉरी गलती से लिखा गया 44, तो भाई मिस्टेक है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। तो यहाँ 23, तो मनुष्य में कितना रहता है, 46। ठीक है, गुणसूत्र पाया जाता है। तो कभी कभी ये जोड़े में नहीं पाए जाते हैं, जैसे नर मधुमक्खी, ये तो आपको जोड़ा वाला बताया। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो जोड़ा में नहीं पाया जाता है, जैसे मधुमक्खी में गुणसूत्र की संख्या 11 होता है। मधुमक्खी में कितना होता है, 11। नर ग्रॉस हॉपर में 2, इसका 2n-1 होता है, मतलब 23 इसका। तो इस प्रकार सेंट्रोमियर जो प्रत्येक गुणसूत्र का आवश्यक हिस्सा है, यह क्या है, आवश्यक हिस्सा है, वास्तव में अलग अलग दूरी पर स्थित हो सकता है, जिसके आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकार में हम लोग बांटते हैं। पहला है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक और चौथा है टीलोसेंट्रिक। तो भाई आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगला क्लास जो हमारा इसी का होगा, आगे वाला पार्ट। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है
तो कृपया कर मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हमारा चैनल का नाम है राय एजुकेशन, दूसरा है अशोक राय एंड राय। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास में समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।